हम लोगों को बहुत बड़ा ऐसा कुछ दिन है जो महिला हमारे देश में आज बहुत सारे महिलाएं हैं और एक स्टूडेंट एक पढ़ाई करने वाले इतनी कम उम्र में एक व्यक्ति अगर एक बहुत बड़े लेवल पे जा सकते तो वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी उदाहरण है। हम इसमें से बहुत कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं और हम अपने जिंदगी को इसी तरह बदल सकते हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा अभी आप लोग आज की प्रोग्राम को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ध्यान देकर सुनिए और इस प्रोग्राम का बिल्कुल नोट भी बनाइए। और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा और हम अब मधु मैडम को बुलाने के लिए हमारे बीच में मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर जेके जैन सर को मैं एक बार बुलाना चाहूंगा कि हर मीटिंग में मैं जैन सर को बुलाता हूँ क्योंकि गुरुदेव आएंगे और इन्हीं के द्वारा हम अपने चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। तो सभी साथी एक बार तालियों के साथ में हम जेके जैन सर को बुलाना चाहेंगे। वेलकम जेके जैन सर फ्रॉम भीलवाड़ा राजस्थान। धन्यवाद विश्वजीत जी और सभी साथियों का जय आरसीएम, जय हिंदुस्तान। और आज विश्वजीत जी के माध्यम से हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से, अलग अलग दिशा से, अलग अलग भाषा से और अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में। और इस आर्थिक आजादी के अभियान में आप सभी लोगों का जो कार्य करने की शैली है उन सबको भी मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूं, समझ रहा हूं, क्योंकि आने वाला समय किस तरह का होगा आप सब लोग जीवन में अपने जीवन के लिए बहुत सीरियस है और यही सीरियसता दिखाते हुए आज के वेबिनार की हम शुरुआत करते हैं। हर साथी डायरी पेन लेकर के बैठे। आज जो आपके बीच में स्पीकर होंगे जो एक स्टूडेंट होते हुए और एक पढ़ाई के साथ साथ एक सपना देखा और उस सपने पे कार्य करते हुए आज जिंदगी के साथ में भी और जिंदगी के बाद में भी जो इनकम आती है जिसको कहते हैं हम एक टेक्निकल मुकाम, उसके पर पहुंचे हुए महिला आपके बीच में है। सशक्तिकरण जिसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण आज हजारों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं। और ये सारा का सारा कारवा आप सब लोगों के बीच में अपने गुरुदेव बीसी सर और कदम सर को प्रणाम करते हुए और विश्वजीत सर को आज के प्रोग्राम के जो तैयारी की है उन सभी का स्वागत करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मधु मैडम को, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी और आज आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। धन्यवाद। Thank you so much. Welcome madam, welcome JRCM, welcome. वेलकम मैडम। जय सिंह सर। मेरी वॉइस क्लियर है? वीडियो एंड ऑडियो दोनों ठीक आ रही है सर? बिल्कुल मैडम जी सर। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को और जय आरसीएम। कदम सर को और बीसी छाबड़ा सर को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि इतनी शानदार टीम से मिलने का मौका मिल रहा है। और मुझे पता था कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी पर इतनी जल्दी मिलेगी इसकी आशा नहीं की थी मैंने, तो ये कुछ ज्यादा ही पहले मुझे मिली है। तो आज की मीटिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं रख देती हूँ ताकि ये चीज पता चल जाए कि आज होने क्या वाला है। एंड उसके बाद फिर आपको जब ओवरव्यू पता रहेगा तो फिर बात करने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं आज अपना थोड़ा सा परिचय देने वाली हूँ कि मैंने कैसे काम स्टार्ट किया है और क्या सोच के मैंने काम स्टार्ट किया है। उसके बाद प्रेजेंटेशन पे आऊंगी और मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगी कि क्यों लोगों को आर्ट्स करना चाहिए। एग्जैक्ट ये तो नहीं बोल सकते कि लोगों को क्यों करना चाहिए, मैं क्या देख के आर्ट्स स्टार्ट की थी इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। महिलाओं को क्यों बिजनेस करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा बात करूंगी और लोगों को बिजनेस करने में कहाँ दिक्कत आती है वहां पे थोड़ा सा बात करूंगी। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा, एकदम बेसिक बात करेंगे, बेसिकली वाई पे फोकस करेंगे और अपनी स्टोरी बीच बीच में शेयर करती जाऊंगी। बहुत सारी फीमेल मुझे दिख रही है यहाँ पे, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हो जो कि मैंने सेम फेस की हूँ, आपको ऐसा लगता हो कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको ये देख कर लगे कि नहीं इनके साथ भी यही सेम हुआ है, तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो नाम मधुसूदी है। उम्र की बात करूँ तो अभी 23 साल की उम्र है मेरी और पार्ट टाइम में आर्ट्स एंड बिजनेस कर रही हूँ। जब मैं अपनी 12th के एग्जाम दी थी तो 12th के एग्जाम देने के बाद मैं टॉप 1% में थी और टॉप 1% में होने के बाद मुझे बहुत सारे एग्जाम देने के मौका मिला। मैं जेई मेंस क्वालिफाई की और साथ में नेशनल लेवल पे बहुत सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए। और उसके बाद एक एग्जाम होता है जो
बिहार के या अलग अलग स्टेट के टॉप 1% लोगों को ही देने का मौका मिलता है। उस टॉप 1% में चूंकि मैं थी, तो मुझे वो एग्जाम देने का मौका मिला और पहली बार में मैंने उसे क्वालिफाई किया। और उसके बाद मुझे इंडियन गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी स्कॉलरशिप होती है, डीएसटी इंस्पायरिंग स्कॉलरशिप, वो मुझे मिला और उसके थ्रू मुझे आईआईटी कोलकाता में एडमिशन मिला। और वहां से मैंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की है। 2020 जुलाई में मेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट हुई है वहां से। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं ऐसे लड़की हूँ जो 12th के बाद पढ़ने खाने पीने तक का पैसा लेती थी इंडियन गवर्नमेंट से, तो ये गलत नहीं होगा। तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि पढ़ने तक का पैसा लेती है। तो अगर जो लड़की पढ़ने तक का पैसा लेती है तो काम करेगी तो ऑब्वियसली उसका भी पैसा लेगी। लेकिन फिर भी मैं आर्ट्स क्यों कर रही हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और उसके बाद अभी मैं पीएचडी करूंगी। अभी मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई नहीं है, अभी मेरी पीएचडी स्टार्ट होगी। तो अभी मैं जस्ट अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की हूँ अभी। अब बात थोड़ा सा करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे आरसीएम में आना पड़ा और क्या देख के मैं आरसीएम में आई। तो जब मैं कॉलेज में थी तो उससे पहले 12th के टाइम पे मैंने आरसीएम का प्लान देखा था। और देखने के बाद मुझे लगा था कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि फैमिली की कंडीशन ऐसी थी कि मुझे हमेशा लगा कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना चाहिए। और उससे पहले भी मैं ट्यूशन व्यूशन पढ़ाती थी। तो लेकिन जब मैं अपलाइन से बात की तो अपलाइन ये बोली कि पहले तुम अच्छे कॉलेज में चले जाओ, फिर जाके तुम आर्ट्स में बिजनेस करना। और सौभाग्य है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में पहली कंपनी आरसीएम मिली। और उससे भी बड़ी सौभाग्य कि नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम के साथ मुझे एक ऐसी अपलाइन मिली जो कि सही डायरेक्शन दी, ना सिर्फ आरसीएम में बल्कि जीवन के अलग अलग आयाम पे। तो मोहन प्रसाद सर ने मुझे ये बोला कि तुम पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो, पढ़ाई कर लो और अच्छे कॉलेज में जाओ, तो उसके बाद तुम आरसीएम करना। तो मैंने चलो ठीक है। उसके बाद जब मुझे कॉलेज मिला तो मुझे लगा कि मोहन सर को लगा था कि मैं तो अब तो आरसीएम करूंगी, पर कॉलेज में जाने के बाद एक अलग सा आ गया था कि अरे मुझे तो पढ़ने तक का पैसा मिलता है, आरसीएम वारसीएम क्यों करना है, अभी बीएसएमएस करना है, उसके बाद फिर पीएचडी करनी है, उसके बाद अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी, 1.5-2 लाख तो ऐसे ही कमा लूंगी, फिर क्या जरूरत है आरसीएम करने की। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था। तो मोहन सर को तो पता था कि उसको आरसीएम करवाना है, तो वो मुझे बार बार फॉलो अप कर रहे थे कि तुम्हें ये बताओ कि तुम्हें क्यों नहीं करना आरसीएम। तो मैंने बहुत सारे रीजन रखे कि अरे इतना आ रहा है, ये आ रहा है। तो उन्होंने अलग अलग चीजें मुझे बताई और उन्होंने बोला कि एक अच्छा कारण खोजो कि तुम्हें क्यों नहीं आरसीएम करना है। और वो कारण अगर मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो उसके बाद कभी नहीं बोलूंगा कि तुम आरसीएम करो या ना करो। तो मैं बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चुटकी का खेल है, खोज लेंगे। तो उसके बाद मैंने इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्या कारण बताऊं कि मुझे आरसीएम नहीं करना है। उसका कारण ढूंढती गई। तो मुझे इंडिया लेवल पे मैंने बहुत सारे डेटा देखे कि ऐसे ग्रो कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे ग्रो कर रही है। उसके बाद मैं सोची कि शायद इंडिया के लोग करते होंगे, इंडिया में बेरोजगारी बहुत है, ये सब है, तो चलो ग्लोबल लेवल पे देखते हैं। और मैंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे डेटा मैंने उठाना स्टार्ट किए और इंटरनेशनल लेवल पे मैं देखने लगी कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, क्या इसका है। और उसके बाद जब मैं सारे डेटा सर्च करती रह गई तो मैं तो ये खोजने के लिए गई थी कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना है, पर सौभाग्य से मुझे वो कारण मिल गया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। और वो कारण मुझे मिला और उस कारण को मिलने के बाद से उसके बाद से मोहन सर मुझे फोन नहीं करते थे, वो मुझे फॉलो अप नहीं करते थे, मैं उनको फॉलो अप करती थी कि सर बताओ रॉयल्टी इनकम कैसे आ सकती है, 3.5 1.15 का बिजनेस कैसे कर सकती हूँ। तो यही चेंज होता है अगर आपको पता हो जाता है ना कि आरसीएम क्यों करना है। और आज उसके बारे में पूरा का पूरा बात करेंगे कि मैं क्यों कर रही हूँ आरसीएम, और जब मैं आरसीएम की तो क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे मैंने उसको ओवरकम किया, इसके बारे में पूरा का पूरा बात करेंगे। तो चलिए प्रेजेंटेशन पे चलते हैं कि मैं ये बताऊं कि क्यों मैं आरसीएम कर रही हूँ। सर मेरी पीपीटी शो हो रही है? जी मैडम। तो चलिए आज मेन बात करते हैं। अभी हो रहा है 9:25, मुश्किल से मैं 40 मिनट बात करूंगी आप लोगों से। तो अभी देखते हैं कि मैं क्यों आरसीएम बिजनेस की और उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी और जब मैंने बहुत तरीके के सर्च करना स्टार्ट किया था, रिच डैड पुअर डैड मैंने किताब पढ़ी, बिजनेस स्कूल मैंने किताब पढ़ी, और बिजनेस स्कूल पढ़ने के बाद मेरा दिमाग एकदम से खुल गया कि यार मैं ये चीज तो मिस कर रही थी। बचपन से ना स्कूल में पढ़ाया गया, ना कॉलेज में पढ़ाया गया, ना 11th 12th में कभी पढ़ाया गया, और वो चीज ही मिसिंग थी। और नॉर्मली हम लोग पढ़ाई करते हैं क्यों, 25-30 साल तक पढ़ाई करते हैं ताकि हम लोग 25-30 साल के बाद हम कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे पैसा कमा सकें। लेकिन पैसे कमाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं आज तक। तो जब मैं उस चीज में गई तो मुझे पता चला कि 2 तरीके का होता है। एक होता है जो आपका 40 इयर्स का प्लान होता है, 40 साल का प्लान होता है कि 40 साल तक आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो काम करने के बाद आप इस स्टेज पे पहुंचते हैं।
आप 20 से 25 साल तक पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करने के बाद 40 साल तक काम करते हैं, 60 साल की आपकी एज होती है और 60 साल 65 साल की एज में आप रिटायरमेंट को जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एक इनकम होती है जिसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। दैट इज कि आप जब जब काम करेंगे तब तक आएगा, जब जब काम नहीं करेंगे तब तक आपके पास इनकम नहीं आएगा। अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है। होता यह है कि हम अपना जो लाइफ होता है उसका 25 साल तो पढ़ाई में लगा देते हैं और 25 साल के बाद जो हमारा बहुत ज्यादा अच्छा फेज होता है 25 से 40 साल या 30 साल 35 साल, जो कि हम बहुत इनर्जेटिक रहते हैं, लगभग 20 से जो 20s होता है हमारा 20 से 40 साल या 20 से 30 साल की उम्र में, उस टाइम पे हम कोई ना कोई काम में अपना समय लगा देते हैं और लगाने के बाद हम उसमें काम करते जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हम इसमें है, यानी कि या तो हम जॉब कर रहे हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ भी। अब यहाँ पे क्या है, 60 साल की हमारी उम्र है, 60 साल की हमारी उम्र है, हम रिटायर हो गए। लेकिन हमारी जो भगवान हमें रिटायर करेगा, वो रिटायर करेगा लगभग 80-75 में, ऐसा करके। कंपनी या गवर्नमेंट हमें रिटायर कर दी 60 साल में, और जो भगवान हमें रिटायर करेगा, मतलब कि इस दुनिया से हमें रिटायर करेंगे, वो होगा 80 साल। अब ये जो 20 साल होता है ना, ये 20 साल का जो गैप है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए, जो कि हम नहीं सोचते हैं। मेरी अपलाइन बोले कि एक बात बताओ मधु, तुम्हारे पास, तुम कॉलेज में हो और तुम्हारे पास अभी 20s तुम्हारा चल रहा है, तभी मेरी 19 साल उम्र थी, 18-19 साल उम्र थी। उन्होंने बताया कि तुम कॉलेज में हो, पढ़ाई करोगे, पीएचडी करोगे, फिर तुम प्रोफेसर बनोगे, और प्रोफेसर बनने के बाद इस स्टेज में तुम जॉब को तुम्हारा रिटायरमेंट हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारी जो भी इनकम थी वो रहेगी नहीं, क्योंकि 2004 के बाद चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में, कोई भी जॉब हो, आर्मी को छोड़ के कोई इसमें पेंशन नहीं मिलता, तो तुम्हारे पास कोई भी इनकम नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी उम्र अगर 60 साल में तुम रिटायर करोगे, तो तुम्हारी जो एज होगी 80 साल तक तुम जिंदा रहोगी। ये 20 साल में क्या खाओगी? पहली बात, क्या खाओगी? तुम्हारे पास पैसे कुछ नहीं होंगे, तो तुम किस तरीके से सरवाइव करोगे? तो सर्वाइवर स्टेज एक है। दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए मैंने इतनी सेविंग कर ली, मेरे पास अच्छा जॉब है, सब कुछ हो गया, तो मैंने इतनी सेविंग कर ली कि ठीक है मैं सर्वाइव कर जाऊंगी, खाना पीना सब कुछ मेरा चलेगा। लेकिन वो जो 20 साल होगा, वो 20 साल में करूंगी क्या अपनी जिंदगी का? क्या करूंगी? अकेले घर में रहूंगी, टीवी देखूंगी, या इधर उधर जाऊंगी? करूंगी क्या? क्योंकि उसके बाद आपके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि आप कहीं इंडिया टूर पे निकल गए, वर्ल्ड टूर पे निकल गए, एकदम मस्ती कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। और आपके जो भी आने वाली जनरेशन होंगे, वो कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, और उसकी आने वाली जनरेशन स्कूल में पढ़ रही होंगी, तो आपके पास बैठने के लिए जो है, आपके बगल में बैठने के लिए कोई नहीं होगा, और आपके पास वहां पे एक स्ट्रेस वाला माहौल हो सकता है। अब इस स्टेज में ज्यादातर लोगों को स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्यों होता है? कभी कभी इस चीज को हम लोग समझते हैं। स्ट्रेस एक होता है जब किसी के पास पैसे नहीं होते, तब होता है, मनी प्रॉब्लम से स्ट्रेस होता है। और दूसरा होता है कि उसके पास कोई रिश्ता नहीं होता है, उसके पास कोई रिलेशन नहीं होते हैं, रिश्ते नहीं होते बात करने के लिए, या तो आदमी यहाँ से पूरा का पूरा अकेला होता है, यानी तो जेब से अकेला होता है। और ये दोनों जहां आया, उसके बाद वहां पर डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। और ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए थी। मैं जब ये चीज मुझे पता चली, तो मुझे एकदम धक्का सा लगा कि सच में ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी। 40 साल तक कहीं पे मैं डेडिकेशन के साथ लगा दूं, लेकिन मैं अपनी एनर्जी, जहाँ पे मैं बहुत एनर्जेटिक रहूंगी, वहां उस टाइम पे मैंने किसी को दे दिया उतना समय, किसी कंपनी को, गवर्नमेंट को मैंने वो समय दे दिया जहाँ पे मैं बहुत एनर्जेटिक थी, और जब मेरी एनर्जी खत्म हुई तो उसको मेरी परवाह ही नहीं है, तो ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा करूंगी? और जब आप काम करते हैं, तो चूंकि आपका नो वर्क नो इनकम वाला सिस्टम है, तो जब जब आप काम करेंगे तब तक आपके पास इनकम आएगा, जब आप काम नहीं करेंगे तो आपके पास इनकम नहीं आएगा। मतलब कि सोचिए कि आपके पास समय नहीं है। इसमें कैसे कैसे लोग आते हैं, जो जॉब करने वाले लोग आते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं वो लोग भी आते हैं, प्रोफेशनल भी आते हैं, और प्रोफेशनल में सब तरह के आते हैं। तो मुझे ये चीज समझ में आया कि क्या मैं इस चीज के लिए बनी हूँ? क्या मैं ये करने के लिए बनी हूँ कि 40 साल में कहीं पे जिंदगी झोंक दी और वही चीज करती रहूं? एक तो क्वेश्चन ये है। ये बात होगी कि 60 साल के बाद का टाइम क्या होगा? अकेले वाला होगा, पैसे की तंगी होगी, कोई बात करने वाला नहीं होगा, स्ट्रेसफुल लाइफ होगा, ये सब चीजें तो अलग बात है। लेकिन ये जो 40 साल है, क्या ये 40 साल जो है ये सुखी संपन्न वाला होगा? ये हमें समझना होगा। क्या अगर हम इन सब सेक्टर में है, तो क्या इस 40 साल में हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आएगा क्या? ये हमें सोचने वाली बात है। इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना होगा। लेकिन पता है, हमें इस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि समस्या कभी भी समस्या नहीं होता। समस्या को पहचान कर उसको समस्या ना समझना और समाधान खोजना, ये मेन समस्या होता है।
तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम इस 40 ईयर के प्लान में होते हैं तो हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारी मेन समस्या क्या है, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं कि हमारा अगर उस लाइफ में है तो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, और इस प्रॉब्लम को पूरा डिफाइन करना होगा। जब तक आप इस प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक इसका सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढ पाएंगे। अभी जो भी चीजें हैं या जो भी प्रोफेशनल है उनका इनकम देखिए क्या है। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम हमारा ये है कि इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला जो मेरे सर बोलते हैं कि प्रॉब्लम आपका क्या है कि आपका रिक्वायर्ड इनकम माइनस प्रेजेंट इनकम। मतलब आपको अभी जिंदगी जीने के लिए चाहिए 70,000 रुपया कम से कम, और आपकी जो मंथली इनकम है बस 40,000 रुपया है, और ये जो 30,000 का गैप है ना, यही आपका मेन प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपके जो अभी प्रेजेंट में आपको इनकम चाहिए वो 50,000 की चाहिए और आपकी सैलरी बस 20,000 की ही है या 30,000 की ही है। तो ये 30,000 जो है, ये 20,000 जो है ना, यही जो है आपकी मेन प्रॉब्लम है, और ये हर एक महीने की है। इस महीने भी 20,000 का गैप आ गया, माइनस में है, अगले महीने भी 20,000, अगले महीने भी 20,000, और हमेशा कोई कर्ज में है, लोन में है, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, ईएमआई भरना है, और इसी में जिंदगी उलझ के रह जाती है। तो ना ही उस 40 साल वाले प्लान में ना ही हमारे पास ठीक से समय होता है, ना ही ठीक से हमारे पास पैसा होता है, और पूरी की पूरी जिंदगी एक स्ट्रेस भरी जिंदगी होती है। हम खटते रहते हैं बट स्टिल हमारे पास उतनी इनकम नहीं आती। यहाँ पे कुछ चीजें मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। इस प्रोफेशन में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन वो कितने परसेंट लोग हैं, वो परसेंट भी नहीं है, वो गिने चुने लोग हैं। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रही हूँ कि हम किस लाइफ में जीते हैं, और मैक्सिमम लोग 90% लोग इस 40 साल वाली जिंदगी को ही जीते हैं, जिस 40 साल की जिंदगी में हमेशा उनके पास ये वाला प्रॉब्लम हमेशा रहता है, और ये वाला प्रॉब्लम महीने महीने इकट्ठे होते 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 साल भर इकट्ठे होते होते सर पे इतना बोझ हो जाता है कि बोझ तरह अपनी जिंदगी तो जीते ही हैं, कब मिडिल क्लास से लोअर क्लास में आ जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कब उस कुएं में फेंक देते हैं उनको भी आइडिया नहीं लगता। और उसके बाद सोच ऐसी बन जाती है कि जितनी चादर है उतनी पैर पसारो, और उसी सोच के तहत अपने सपने को मारते जाते हैं। और मुझे ये लाइफ नहीं जीनी थी। जब मुझे ये समझ आया कि ये सब दिक्कतें होगी अगर मैं उससे मेन मतलब कि उसी परंपरागत चीजों को फॉलो करूं, वही जो चली आ रही है उसको फॉलो करूं, तो ये सब समस्या आने वाली है। तो मैंने बोला कि ना, मुझे ये तो नहीं करना। लेकिन ये तो प्रॉब्लम है आपका, कि प्रॉब्लम ये है कि आपकी रिक्वायर्ड इनकम कुछ और होती है, आपको चाहिए 70,000 रुपया, आप कमा रहे हो 40,000 रुपया। और हो सकता है मैं ये मानती हूँ कि हो सकता है आपके पास अभी 70,000 का 70,000 रुपया आए। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपका हो सकता है कि अभी आपको चाहिए 70,000 रुपया और आपको अभी 70,000 रुपया ही आ रहा हो, आपका जो है प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो। लेकिन आज से 10 साल के बाद, 5 साल के बाद ये 70,000 रहने वाला नहीं है, ये बहुत ज्यादा होने वाला है। ये नॉर्मल सरवाइव करने के लिए 4 लाख रुपया चाहिए होगा, तभी आपके पास अगर ये इनकम कितना बढ़ेगी, हो सकता है 1 लाख हो सकता है 2 लाख हो। और ये जो गैप आने वाला है 10 साल के बाद आपके सर पे, ये 3 लाख का, इसको आप कैसे फुलफिल करने वाले हैं? क्योंकि जमाना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देखिए मनी डिवोल्यूशन कैसे हो रहा है, महंगाई कैसे बढ़ रही है। जितने में लोगों का मंथली खर्च होता था, आज 15 दिन का भी खर्च उससे ज्यादा है। पेट्रोल की कीमत आप देखिए, जो हमारे कुकिंग ऑयल है उसकी कीमत आप देखिए, ये सब की कीमत को देख के आपको नहीं लग रहा है कि आने वाला टाइम और ज्यादा खतरनाक होने वाला है? क्योंकि टेक्नोलॉजी और ज्यादा बदलने वाली है, हमारा जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो भी बढ़ ही रहा है। तो हमें सोचना होगा कि अगर आप, हो सकता है आज आपके पास प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन 10 साल के बाद का कौन सोचेगा, वो भी तो आपको ही सोचना पड़ेगा। 5 साल के बाद का कौन सोचेगा, वो भी आपके पास, आपको ही सोचना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है वो ये है कि नो वर्क नो इनकम। खुदा न खास्ता मैं अगर प्रोफेसर के जॉब में होती, और प्रोफेसर के जॉब में अगर मुझे कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इस काबिल ना रहूं उस जॉब को करने का, तो फिर मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे पे जो डिपेंडेंट है उन लोगों का क्या होगा, ये भी हमें सोचना होगा। इस क्योंकि देखिए हमें हमेशा अच्छा ही सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है, लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ साथ हमें अगर कुछ नेगेटिव होता है उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ये सब कारण है जो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसे जिंदगी तो नहीं जीनी है कि हमेशा रात को सोऊं तो एक डर बना रहा है कि अगर कल खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होता है तो मैं क्या करूंगी। और इसके बाद जो दूसरा रास्ता होता है, वो दूसरा रास्ता है 2 से 5 साल का प्लान। 2 से 5 साल
आप सेम वही पढ़ाई खत्म की और पढ़ाई खत्म करने के बाद आप ऐसा कुछ करते हैं कि आप एक पैसिव इनकम जनरेट करते हो और आपकी लाइफ जो होती है वो इस तरह की होती है कि आप चाहे कहीं पे रेस्ट कर रहे हो, चाहे सो रहे हो या कुछ भी ना कर रहे हो, फिर भी आपके पास एक इनकम आती रहती है, आपके पास अनलिमिटेड आती है, आपके पास एक पैसिव इनकम आती है, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती है। अब इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं? इसमें जो लोग आ सकते हैं, या तो आपको बहुत अच्छा राइटर बनना होगा, बहुत मतलब बहुत अच्छा। राइटर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक किताब लिख दी और वो चल ही जाएगा, कुछ नहीं। आपको ऐसी किताब लिखनी होगी जो बेस्ट सेलर में हो, जो लगातार बिकने वाली हो, तभी जाके आपके पास एक पैसिव इनकम आनी चाहिए, आएगी। एक किताब लिख दी पर कोई पूछ ही नहीं रहा है तो फिर कोई पैसिव इनकम नहीं आएगी। तो आपको राइटर बनना होगा, पर एकदम नंबर 1 का राइटर बनना होगा, या आप साइंटिस्ट बनिए, ऐसा कुछ इन्वेंशन कीजिए जो कि मार्केट में जाके समाज में रेवेन्यू क्रिएट करे, इंडस्ट्री में काम आए, तभी जाके आपके पास पैसिव इनकम आएगी। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि प्रोफेसर भी हैं, पर उन्होंने कुछ ऐसा इन्वेंशन नहीं किया, तो उनको पैसिव इनकम नहीं आएगी। या तो आप गाना ऐसा गाइए जो बार बार लोग रिपीट मोड पे सुनते रहे, यूट्यूब पे चलता रहे, अलग अलग जगह चलती रहे, तो वहां से एक रॉयल्टी इनकम आपको आएगी, पैसिव इनकम आएगी। या नहीं तो आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा लगा के पैसा लगा कमाइए, ताकि आपके लिए पैसा काम करता रहे। आप घर में सोए हुए हैं बट मार्केट में चल रहा है, म्यूचुअल फंड में चल रहा है, एसआईपी में चल रहा है और आपके पास वो इनकम आती रहेगी। या तो अपनी एक कंपनी बिल्ड कीजिए, स्टार्टअप कीजिए, बिजनेसमैन की तरह काम कीजिए और एक अपनी इतनी शानदार कंपनी बिल्ड कीजिए कि वो आपको पैसिव इनकम अर्न करते रहे। और यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे एक रिस्क नाम की चीज भी होती है, और ये रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और साथ में बिल्ड ए कंपनी में स्टार्टअप अगर करते हैं तो आईबीएम की रिपोर्ट के अनुसार 90% जो लोग होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं, नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे लोग जो आईआईटी आईएम से पढ़े लिखे होते हैं, वो अगर कोई स्टार्टअप करते हैं तो 90% स्टार्टअप जो है वो 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं, और बाकी जो 10% बचते हैं उसमें भी 90% स्टार्टअप अगले 5 साल में फेल हो जाते हैं। ये आईबीएम की रिपोर्ट बोलती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, मतलब कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई अगर 100 लोग स्टार्टअप करते हैं तो बस एक ही स्टार्टअप चलता है। ऑल इंडिया की बात करती हूँ तो वहां पे बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और उसके अलग अलग कारण है, उस कारण में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इस तरीके का है। या नहीं तो सबसे अच्छा बढ़िया ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ जिंदगी चाहिए कि आप 2 से 5 साल डेडिकेशन के साथ दें और वहां से आपके पास पैसिव इनकम आती रहे, तो ये सारे के सारे ऑप्शन है, जो ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं पैसिव इनकम कमाने के। तो मुझे अपने कॉलेज के टाइम में पता चला कि अच्छा ये 2 तरीके का काम होता है। ये 2 तरीके का जो काम होता है, ये काम में इनकम कैसे आती है उसके बारे में सोचते हैं। आप थोड़ा सा देखते हैं कि इनकम कैसे आती है, और फिर थोड़ा सा बात करूंगी कि क्यों आश्रम में लोग आते तो हैं समझ के नेटवर्क मार्केटिंग, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या फैक्टर है जो उसको सक्सेसफुल नहीं होने देती है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। अब देखिए, हमें ये समझना होगा कि ये सब तो मैं समझी कि ठीक है यहाँ से एक इनकम आती है, बट इनकम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि इनकम क्या होती है। इनकम का जो इक्वेशन होता है वो होता है आपका कि आपका रेट कितना है पर घंटे का, पर आवर का, और आपके पास कितना टाइम आप दे रहे हो उसमें। 2 टर्म है यहाँ पे, एकदम अच्छे से समझने की जरूरत है कि ये क्या है। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे इक्वेशन ज्यादा दिखाऊंगी, डेटाज वगैरह ज्यादा दिखाऊंगी, तो बोर होने की जरूरत नहीं है। मैं इस तरीके से बताऊंगी कि थोड़ा इजी करके बताऊंगी, जैसे मैं समझी हूँ इस बिजनेस को वैसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी समझें, ताकि आप बहुत अच्छे लेवल पे अपने टीम को समझा के बहुत अच्छे से आप बिल्ड कर पाए। जैसे मेरा देखने का जो तरीका है, बस मैं उस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमें ये समझना होगा कि इनकम कहाँ से आता है। इनकम बेसिकली क्या आता है कि आपका रेट क्या है पर घंटे का, और आप कितने घंटे काम कर रहे हो, दैट इज इनकम। अब जैसे एक मजदूर का इनकम देख लीजिए, वो दिन भर में कितना कमाता है, 300, और 8 घंटे काम करता है। उस तरीके से देख लीजिए कि उसका रेट पर आवर क्या है। एक वही अगर बड़े से बड़े लोगों को आप कंपेयर कर सकते हैं, एक रिक्शे वाले का रेट पर आवर क्या है, एक मजदूर का रेट पर आवर क्या है, एक किसान का रेट पर आवर क्या है। तो आपको क्या है कि आपको या तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा या तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज अरिजीत सिंह की रेट पर आवर बहुत ज्यादा है, 1 घंटे वो जाते हैं और स्टेज शो करते हैं, उनके पास लगभग लाखों रुपए आते हैं। आज विवेक बिंद्रा जी का 1 घंटे का जो प्राइस होता है वो 7 लाख प्लस जीएसटी होता है। आज संतोष नायर जी का एक अलग कॉस्टिंग है, अमिताभ बच्चन जी का 1 घंटे का अलग कॉस्टिंग है, 30 सेकंड का उनका अलग कॉस्टिंग है। तो अगर आपको अमीर बनना है, आपको इनकम बहुत ज्यादा लेनी है, या तो आप इसको इंक्रीज कीजिए, अपनी वैल्यू को इतना इंक्रीज कीजिए आपकी रेट पर आवर वो है बढ़ जाए, आपकी कीमत बन जाए, या नहीं तो आप अपने टाइम को इंक्रीज कीजिए। अब सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब जो लोग
हम लोग जो नॉर्मल फैमिली से आते हैं, अगर आप में वो टैलेंट नहीं है, आप राइटर नहीं बन सकते, सिंगर नहीं बन सकते, अगर आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते या अपनी बड़ी से बड़ी स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं, तो कैसे आपको नेटवर्क मार्केटिंग हेल्प करती है टाइम को बढ़ाने में, वो थोड़ा सा समझते हैं। मतलब कि आप अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ा पा रहे, अगर मान लीजिए रेट पर बराबर आप ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप सचिन नहीं बन सकते, आप अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते, लेकिन इसको तो बढ़ाया जा सकता है। और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी बात आज हम पूरा का पूरा करने वाले हैं। तो हम लोग ये ना रोए कि हमारे पास टैलेंट नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे पहले पढ़ने नहीं मिला इसलिए कुछ नहीं कर पाया, अरे मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था, अरे मेरा तो जब तक मुझे समझ में आई तब तक मेरा एज खत्म हो गया, अरे तो हम लड़की हैं इसलिए नहीं कर पाए। ये सब रोना धोना आज से नहीं, आज से इनकम का फॉर्मूला आपको पता चल गया कि इनकम होता है रेट पर आवर इनटू टाइम। अब इस पे पूरा का पूरा हम लोग वर्क करेंगे कि कैसे हम लोग अपनी इनकम को बदल सकते हैं। और बचपन से हम लोग क्या सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि टाइम इक्वल टू मनी, समय ही धन है, समय ही धन है, समय ही धन है, बचपन से हमें पढ़ाया गया है। लेकिन कितने लोग अमल करते हैं इस पे? बहुत कम लोग। अपनी ड्यूटी से जाते हैं, ड्यूटी से आते हैं, घर में बैठते हैं, टीवी देख रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि व्हाट्सएप फेसबुक चलाना गलत है, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक आपसे पैसा कमा रहा है, आप उससे पैसा कमाए, ऐसा सोचना होगा। आज मैं भी व्हाट्सएप करती हूँ, मैं भी फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब करती हूँ, लेकिन वहां पे मैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जाती हूँ, और कुछ लोग वहां पे खुद का टाइम देकर उनको कमा के दे रहे हैं। बस यही अंतर है। तो हमें समय ही धन है, इस फॉर्मूला को अपने लाइफ में अप्लाई करना होगा। दिक्कत यही होती है कि हम आम लोग अपनी वैल्यू को नहीं समझ पाते, अपना इंपॉर्टेंस हमें समझ में नहीं आता है। हम अपने आप को है ना अंडर कॉन्फिडेंस मान लिए हैं, मतलब नीचे हैं हम लोग, अपने आप को वैल्यू नहीं देते। अरे ठीक है ना, सोए हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, 2 घंटा ऐसे ही सो गए। तो आप 2 घंटा, आप सोचिए कितने लोग ऐसे होते हैं जो 500 का नोट फाड़ के फेंक देते हैं, चिर के फेंक देते हैं। सर मेरी आवाज जा रही है आपके पास? जी मैडम, बिल्कुल आ रहा है अभी। अभी ठीक है? पहले थोड़ी दिक्कत हुई थी क्या? नहीं मैडम, बिल्कुल आ रहा है। ओके ओके। हाँ, तो कितने, मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही थी, कितने लोग होते हैं जो 500 का नोट या 1000 का नोट लेके ऐसे फाड़ के फेंक देते हैं? कोई? मतलब इनफैक्ट जो छोटा सा बच्चा भी होता है ना, वो लोग भी ऐसे फाड़ के नहीं फेंकता है, एकदम वो करके नहीं फेंकता है। लेकिन हमें पता है टाइम इक्वल टू मनी होता है, हम इसको तो डिस्ट्रॉय नहीं करते, इसको कचरे में नहीं फेंकते, पर इसको हम लगातार कचरे में फेंके जा रहे हैं, और यही हमारी गलती है। अमीर और गरीब में बस यही अंतर है। अमीर को अपनी वैल्यू एक एक सेकंड का पता होता है, और गरीब को अपना एक एक सेकंड लगता है बस ऐसे ही चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो इस फॉर्मूला पे काम करते हैं टाइम इक्वल टू मनी पर, हम इस फॉर्मूला पे काम नहीं करते, इसलिए हम गरीब हैं। सिंपल, मुझे ये लगता है, और कुछ नहीं लगता। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम कि ऐसा क्या है जो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आके आप यहाँ पे अमीर बन सकते हो, और ऐसा क्या है जो लोग आते तो है पर अमीर नहीं बनते हैं। अभी तक जो मैं आपको दिखाई 40 साल का प्लान, 2 से 5 साल का प्लान, ये जो था ये क्या था? सिंपली इस क्वाड्रेंट को दिखाता है। ये दोनों जो क्वाड्रेंट है, ये आपका 40 साल का प्लान है, और ये दोनों क्वाड्रेंट जो है ये आपका 2 से 5 साल का प्लान है। सिंपली यही है, और कुछ नहीं है। अभी आरसीएम क्या करती है आपको, जैसे कि रीना मैडम ने बहुत ही सुंदर प्लान दिखाया। रीना मैडम क्या बोली कि हमारी जो आरसीएम कंपनी है, आरसीएम कंपनी 3000 करोड़ का लगभग इंडस्ट्री है हमारी, और ये 3000 करोड़ कंपनी में 32% आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 8% रॉयल्टी और 5% आपको टेक्निकल मिलता है, टोटल 45% का मालिक बनाती है। मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसका 3000 करोड़ का टर्नओवर है, वो आपको 45% का पार्टनरशिप देती है। दैट मींस ऑटोमेटिकली हम इस कैटेगरी में आ जाते हैं। सिंपल, यही फॉर्मूला है। अब हम लोग बिजनेस कैटेगरी में आ तो जाते हैं, मतलब कि हम अमीर बनने की कैटेगरी में आए तो हैं। तो अगर हम अमीर बनने की कैटेगरी में आते हैं, और जैसा कि मैं अभी बोल रही थी कि मनी टाइम इक्वल टू मनी है, तो हम यहाँ पे अपनी टीम बिल्डिंग कर सकते हैं। और टीम बिल्डिंग करके, मान लीजिए इस तरीके से हमने टीम बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब एक एक आदमी, अगर 500 लोग हमारे टीम में, अगर एक एक आदमी 2-2 घंटे भी काम करता है, तो हमारे लिए 1000 घंटे का काम होने लगता है। अब सोचिए कि जहां पे ये दोनों लोग एक दिन में 24 घंटे का ही काम करेगा, हमारे लिए 1000 घंटे का काम होने लगता है। तो और टाइम इक्वल टू मनी का फॉर्मूला है, तो क्या हम अमीर नहीं बन सकते क्या? सिंपल सी है। इतनी सी बात हमें समझने में नहीं आती है, अगर सही बोलो तो। और इतनी सी बात समझनी है कि आरसीएम जो बिजनेस है, वो आपको बिना रिस्क के, बिना लॉस के, बिना बॉस के, पार्ट टाइम से घर में आपको एक बिजनेस ओनर बना देती है। कोई इंडस्ट्री नहीं लगानी है, कोई जीएसटी नहीं देना है। अगर नुकसान हुआ तो कंपनी का, अगर फायदा हुआ तो हमारा।
बस इतनी सी बात है। और टाइम इक्वल टू मनी यहाँ पे आपको अप्लाई हो जाता है और यहाँ से आप अमीर के तरफ चलने लगते हैं। और जब आप पैसा कमाते हैं उसी पैसे को आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो और फिर उससे पैसा कमाने लगते हो और आप रिच बनने लगते हैं, आप अमीर बनने लगते हैं। ये छोटा सा प्लान है और ज्यादा कुछ नहीं है। हमें बस समझना होगा कि हमें जिंदगी भर इस कैटेगरी में ही रहना है या इस कैटेगरी में आके हमें बहुत बड़ा पैसा कमाना है। और जब मैं बिजनेस स्कूल बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी थी, जीत आपकी बुक पढ़ी थी, इनिशियली मैंने ये 3-4 किताबें मैंने पढ़ी थी। और जब उस टाइम पे भी मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं कि बुक पढ़ के ही मेरा सब कुछ हो गया, नहीं। मेरी एज कम थी तो मुझे जो मेरी मानसिकता थी यहाँ पे मैं उससे को चेंज नहीं कर पा रही थी। तो मुझे बुक का बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं ऐसा होता था कि मैं 2 पेज पढ़ी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं अपनी अपलाइन को फोन करती थी कि सर इसमें क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे अपलाइन वो 2 घंटे एक्सप्लेन करते थे कि इस बुक में ये लिखा हुआ है। मैं सोचती थी आज तक तो ऐसा कुछ नहीं बताया, नहीं मतलब कि यही तो लोग छुपा रहे हैं जो तुम्हें जानना है। और जब मुझे ये सब चीजें पता चली तो मैंने तभी डिसीजन लिया था कि मुझे अब जिंदगी भर वो 40 साल में नहीं खटना है, मुझे इस कैटेगरी में आना है, बिजनेस ओनर बनना है। और बिजनेस ओनर जैसे ही आप बनते हैं पैसा कमाते हैं और पैसा जैसे आपके पास आता है इन्वेस्ट करना भी आप सीख जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने डिसीजन लिया बिजनेस करने का। और ये दोनों चीज देख के ही मैंने डिसीजन लिया कि मुझे जिंदगी भर नहीं खटना है, एक ऐसा काम करना है जो मैं 5 साल डेडिकेशन के साथ दे दूं, 10 साल डेडिकेशन के साथ दे दूं तो वो पूरा का पूरा मुझे संभाल ले, मेरी फैमिली को संभाल ले, मेरे पास इनकम आते रहे। और फिर मैंने आर्ट्स में बिजनेस स्टार्ट करा। लेकिन ऐसी क्या बात है कि लोगों को ये सब बात समझ में भी आ जाती है, लेकिन ऐसा क्या है कि कुछ लोग ही आर्ट्स में रॉयल्टी टेक्निकल बनते हैं, सब लोग नहीं बन पाते? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती है कि कोई लोग या तो स्टूडेंट होते हैं वो आर्ट्स में आते हैं, या तो जॉब में होते हैं वो आर्ट्स में आते हैं, या तो यहाँ से यहाँ लोग आते हैं, या तो यहाँ से यहाँ लोग आते हैं, या तो यहाँ से यहाँ लोग आते हैं। सिंपल सी बात है। तो आप आ तो जा रहे हैं या हाउस वाइफ होंगे तो वो आते हैं। अब बताइए दिक्कत ये है कि ये जो बीच की लाइन है ना, यहाँ पे ये बीच की जो लाइन है, हमें लगता है कि बस छोटा सा लाइन है, पतला सा लाइन है, बट नहीं। ये लाइन को मैं बोलती हूँ, लाइन जो है वो माइंड सेट का लाइन है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है उसका माइंड है। और इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा फर्क होता है उसकी सोच का, उनका माइंड सेट का। अब दिक्कत ये होती है कि लोग यहाँ से यहाँ पे आ तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद है ना अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते। वो नौकरी वाला ही माइंडसेट रहता है, या अपना छोटा मोटा बिजनेस का ही माइंडसेट रहता है, या स्टूडेंट का ही माइंडसेट रहता है। तो फिर हम लोग ज्यादा तरक्की यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए एक जॉब करने वाले की माइंडसेट क्या होती है कि मैं 30 दिन काम किया, मेरे पास इतना इनकम आना चाहिए, चाहे 30,000 20,000 इनकम आना चाहिए। पर बिजनेस वाले का माइंडसेट ऐसा नहीं होता। वो 1 महीने के लिए नहीं सोचता, वो 2 साल के लिए सोचता, वो 5 साल के लिए सोचता है। आप सोचिए, अगर अंबानी जी ने महीने का सोचा होता तो आज जियो खड़ा नहीं किया होता। उन्होंने 1-2 साल जमीन के अंदर ही पैसे लगाने स्टार्ट कर दिए थे। वो नेटवर्क बिल्ड कर रहे थे ना जियो का अंदर में। तो उन्होंने जमीन में कितना पैसा दबा दिया 2 साल 3 साल तक बिल्ड करने में, तब जाके उनको बाद में पैसा दिखा। लेकिन ये वाला माइंडसेट हमारा नहीं होता, हमारा माइंडसेट नौकरी वाला होता है और इसीलिए हम यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं करी कि यहाँ पे आपको 2-3 साल पूरा लग के मिट्टी में पैसा डालना है, नहीं। मैं ये कहती हूँ कि जब आप आए तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए कि आप बिजनेस करने आए हैं और बिजनेस में थोड़ा थोड़ा समय लगता ही है। अगर आप कोई छोटा मोटा किराने का दुकान भी खोलेंगे ना तो पहले दिन से पूरा कस्टमर की लाइन नहीं लगती है। अगर आप छोटा सा चाय का दुकान भी खोले ना तो पहले दिन से ही ज्यादा कस्टमर नहीं आते हैं। तो वहां पे हम 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल इंतजार करते हैं कि जमने में तो टाइम लगेगा, बिजनेस होने में तो टाइम लगेगा। बट दिक्कत ये होती है कि हम यहाँ से यहाँ पे आते हैं, बिजनेस करने आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हैं और फर्स्ट 90 डेज में ही ज्यादातर लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा और यही गलती लोग करते हैं। तो आज जितने भी लोग हैं मैं बस आप लोगों से यही बोलूंगी कि पहले आइए, पहले अपनी इस वाले माइंडसेट को इस वाले माइंडसेट से मैच कराने की कोशिश कीजिए। ये समझिए कि बिजनेस करने में टाइम तो लगेगा और सीखने में तो समय लगेगा। आज तक एक्टिव इनकम के बारे में सोच के बस रखे थे, आज पैसिव इनकम कमाने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा तो समय लगेगा। 20,000 30,000 की नौकरी भी करने जाते हैं तो वहां पे 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जबकि तो यहाँ पे कम से कम 2-3 महीने ट्रेनिंग तो ले, कम से कम सीखे तो प्लान कैसा है, कैसे बताना है। और वो ट्रेनिंग जो होगी प्रैक्टिकल होगी। यहाँ पे घर बैठे आप बार बार मीटिंग देख के प्लान नहीं सीख सकते। आपको थोड़ा सा घर से निकल के या फोन पे बार बार बात करके प्लान सीखना होगा। तो ये स्लाइड बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज्यादातर लोग आते तो हैं पर सफल बस इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाते हैं। वो नौकरी वाले माइंडसेट से बिजनेस करने के लिए आते हैं तो सफल नहीं हो पाते, या सेल्फ एम्प्लॉयड के माइंडसेट से अगर करने आते हैं तो सफल नहीं हो पाते हैं। तो सीखने की जरूरत है कि हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं।
अभी थोड़ा सा बात करते हैं कि वो माइंडसेट आएगा कैसे, और मैं इतने देर तक टिक कैसे पाई इस इंडस्ट्री में। क्योंकि जब मैं कॉलेज में आई थी तो एक दो थोड़ा सा किस्सा शेयर करती हूँ। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी और इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक दो किस्से ऐसे हैं कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जिस कॉलेज में हूँ उस कॉलेज में आसपास कोई पीयूसी नहीं हुआ करता था। तो जब पीयूसी नहीं हुआ करता था तो मुझे लगभग 1 घंटे ट्रैवल करना पड़ता था। पीयूसी जाती थी और वहां पे मुझे पहले पैदल चलना पड़ता था, फिर बस लेती थी, फिर ट्रेन लेती थी, तब जाके मैं पीयूसी पहुंचती थी। फिर आते टाइम ट्रेन लेती थी, बस लेती थी और फिर पैदल चलती थी लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, तब जाके मैं कॉलेज पहुंचती थी। तो वो स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं था कि आपको इतने दूर से प्योर सामान लेके आना पड़ रहा है। स्ट्रगलिंग ये था कि जब मैं सामान लेके आती थी तो मेरे आसपास के जो दोस्त होते थे वो ये बोलते थे कि कौन सा ब्रांड का इस्तेमाल कर रही है, क्या है, कभी सुना नहीं, और ये तो बगल में मिल जाता है, इतना दूर जाके क्या पागलपंथी कर रही हो। तो मैं बोलती हूँ ना, कभी भी समस्या बाहर नहीं होती है। आरसीएम जो छोड़ने पे मजबूर करते हैं, कभी भी बाहरी प्रॉब्लम नहीं होता। जो प्रॉब्लम होता है वो अंदर का होता है, आपके घर के अंदर का प्रॉब्लम होता है। या तो आपके पति, आपके पत्नी, आपके भाई बहन, माँ बाप, यही लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, यही लोग ऐसे होते हैं। तो वो समस्या थी। लेकिन मेरे दिमाग में क्या था, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि क्या कर रही है, इतना दूर, पागल है क्या, इतना पैसा खर्च करके जाती है, टाइम खराब करती है, और वो भी ऐसा ब्रांड जो कि कभी सुना ही नहीं है। देख मैं ये ब्रांड इस्तेमाल कर रही हूँ, देखो ये फेस वॉश अच्छा है, देखो ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, इस तरीके के ताना मिलते थे। और जब मैं अपने अपलाइन को फोन करती थी कि सर देखिए बार बार ये लोग बोल रहे हैं कि क्या बिना ब्रांड के सामान लेने के लिए तुम इतना दूर जा रही हो, और मैं देखो ये वाला ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, मेरे पास ऐसे आ जाता है, ये होता है वो होता है। तो मोहन सर बोले कि ठीक है मत जाओ और सामान लेने के लिए। मैं बोली क्या बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ मत जाओ सामान लेने के लिए, और तुम ब्रांडेड सामान ही इस्तेमाल करते रहो और उसी के ब्रांड को आगे बढ़ाते रहो। या नहीं तो ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने क्या बोला कि ठीक है मत करो आरसीएम, तुम आरसीएम का ब्रांड इस्तेमाल मत करो और बाहर का सामान ही बार बार इस्तेमाल करते रहो, और जिस सामान को इस्तेमाल करोगी उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है उसका नाम और ज्यादा बढ़ाते रहो और उसको बढ़ा बढ़ा के उनको पैसा देते जाओ। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ही जब बाहर निकलेंगे तो उनके साथ लोग सेल्फी लेंगे, उनके साथ लोग उनका ऑटोग्राफ लेंगे और तुम वही की वही रह जाओगी। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा एक ब्रांड बिल्ड हो तो तुम आरसीएम का ब्रांड इस्तेमाल करो, और चाहे कोई भी कुछ भी बोले, तुम आरसीएम का सामान बस इस्तेमाल करते रहो करते रहो करते रहो, और 5 साल के बाद तुम एक ब्रांड बन जाओगे। और उस टाइम पे मुझे लगा कि यस, आज कितना भी कुछ हो उसको झेलना है और खुद का एक ब्रांड बनाना है, और इसलिए मैं आरसीएम पे टिकी रही। इसमें से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास आसपास अड़ोसी पड़ोसी बहुत ज्यादा ताना मारते होंगे, क्या कर रही, नहीं कर रही, इतना दूर जा रही है। बट मेरे दिमाग में ये था, मेरा विजन क्लियर था कि मैं क्यों कर रही हूँ। यानी कि जब आप आरसीएम में आते हैं ना, तो आरसीएम में जब आते हैं तो इतना छोटा सा काम होता है, छोटा सा इनकम, बिना ब्रांड के प्रोडक्ट, आसपास कोई समझता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई वैल्यू देता नहीं, कोई प्लान देखता नहीं, रिजेक्शन इतने ज्यादा होते हैं, सब कुछ ऐसा होता है। तो आपका जो इनकम होता है, आपका जो सिचुएशन होता है वो इस वाले पेड़ की तरह होता है, एकदम छोटा सा। लेकिन इस समय पे अगर आप ये देख पा रहे हो तो आप हमेशा मोटिवेट होके काम कर पाएंगे। और वही चीज मुझे मेरी अपलाइन ने, और जो डेटा मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैंने देखा था, वो डेटा ने मुझे वो विजन दिया था कि मैं भले ही अभी इस लेवल पे हूँ, लोग ताना मारते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मुझे इस लेवल पे जाना है और मुझे पूरा निश्चित दिख रहा है कि मुझे उस लेवल पे जा पाऊंगी। इससे मैं यहाँ पे काम कर पाई। और इसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कुछ लोग बहुत ही नीचे स्तर पे देखते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अगर मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर वैल्यू समझनी है तो इसका आप देखिए कि इसका नेट वर्थ कितना है, कितने करोड़ की इंडस्ट्री है ये। तो अगर आप देखेंगे तो म्यूजिक इंडस्ट्री का कुछ डेटा मैं आपको दिखाना चाहूंगी। म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो $20 बिलियन का है। वही जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो $108 बिलियन का है। वही वीडियो गेम इंडस्ट्री जो है $120 बिलियन का है। और वही मूवी इंडस्ट्री $136 बिलियन का है। मूवी इंडस्ट्री पूरा बॉलीवुड की बात कर रही हूँ मैं। अब सोचने वाली बात यह है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री $136 बिलियन की है, और $136 बिलियन के जो लोग होते हैं वो इतने अमीर हैं। चाहे आप अनुष्का शर्मा की बात कर लीजिए, अमिताभ बच्चन की बात कर लीजिए, शाहरुख खान की बात कर लीजिए, शाहरुख खान जो कि सबसे रिचेस्ट माने जाते हैं, उन लोगों की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, $136 बिलियन की। और हम क्या मानते हैं कि यार वो तो सेलिब्रिटी हैं, वो तो इतने अमीर हैं, ये क्या लाइफ स्टाइल है, क्या है। लेकिन आपको पता है जिस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग, वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग जो इस बार की इंडस्ट्री हुई है वो 179.3 बिलियन की हुई है।
और ये फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेगा। अब सोचिए ये सब इंडस्ट्री जो है, ये सब है, अगर आप सबको कंबाइन करें, हॉलीवुड बॉलीवुड सबका डेटा आप देख सकते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री का आप डेटा देख सकते हैं, सब डेटा को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इन सबके कंपेयर में। तो एकदम पॉसिबल है कि शाहरुख खान से भी बड़ा पैसा आपकी कोई जनरेशन कमा रही होगी, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री में हैं। लेकिन लेकिन सवाल ये है कि आप उस चीज को देख पा रहे हैं कि नहीं, आप उस चीज को देख पा रहे, उस दूर तक देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे। क्योंकि आम की गुठली को लगाने के टाइम पे आपको आम नहीं दिखता, वो अंदर की आंखों से आपको देखना पड़ता है। वो अंदर की आंख आपकी जितनी ज्यादा मजबूत होगी, जितना अच्छा आम आप देखेंगे, उतना ज्यादा मजे से आप उसमें पानी दे पाएंगे। और वही सेम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जितना मजे से आप इस इंडस्ट्री को देख पाएंगे, जितना मजे से आप उतनी बड़ी फिगर को देख पाएंगे, उतने मजे से प्लान दिखाने में मजा आएगा आपको, उतने मजे से आप रिजेक्शन फेस करेंगे, उतना मजा आएगा सीखने में, उतना मजा आएगा 11 बजे रात को भी वेबिनार अटेंड करने में। तो वो चीज देखना स्टार्ट कीजिए, और वो चीज एक दिन में नहीं होगी, ऑब्वियसली माइंडसेट एक दिन में चेंज नहीं होगा, लेकिन वो चेंज होगा जब आप बार 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 बड़े बड़े लीडर को सुनेंगे। आप कदम सर को सुनेंगे, बीसी छाबड़ा सर को सुनेंगे, केसी सर को सुनेंगे, मुकेश तिवारी सर को सुनेंगे, और साथ में अलग अलग इंडस्ट्री के लीडर को भी आप सुनेंगे, तो आपका और ज्यादा आपकी वैल्यू बड़ी होगी, आपका विजन बड़ा होगा, आप उस अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा विजन मैंने देखा। अब थोड़ा सा मैं बात करती हूँ 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट टाइम है सर क्या हमारे पास, विश्वजीत सर? जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल मैडम। 5 से 10 मिनट टाइम लेती हूँ मैं। अभी थोड़ा सा मैं बात करती हूँ जिसके बारे में मुझे बोला गया था कि थोड़ा लेडीज स्पेशल प्रोग्राम करते हैं। मे भी थोड़ा 10 मिनट से ज्यादा टाइम लूं, लेकिन क्योंकि ये ऐसा टॉपिक होता है जिस टॉपिक में मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ और मैं थोड़ा ज्यादा घिस जाती हूँ, तो फिर मैं कोशिश करूंगी कम टाइम में बोलूं। अभी बात करते हैं कि फीमेल को क्यों करना चाहिए, फीमेल को क्यों करना चाहिए। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो फीमेल का अगर वर्क फोर्स की बात करें, ये 2 डेटा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। 131 कंट्री को अगर आप लेंगे, 131 नेशन को अगर लेंगे, 131 नेशन को अगर आप लेंगे, 131 नेशन में जो हमारी इंडिया की पोजीशन है वो 120th है, 120th है वुमेन वर्क फोर्स के मामले में। यानी कि महिलाएं जो काम करती है उसके मामले में अगर आप इंडिया की रैंकिंग करेंगे 131 देश को उठा के, तो हमारा इंडिया 120वें स्थान पे है, 120th पोजीशन पे, यानी कि बहुत नीचे है। तो दूसरी चीज क्या होती है, या तो लड़कियां काम नहीं कर रही है, या काम कर रही है तो भी छोड़ रही है। वो छोड़ क्यों रही है अगर आप देखेंगे तो आप ये डेटा अगर आप देखेंगे तो डेटा देख के आपको पता चलेगा कि हमारी इंडिया की स्थिति क्या है कि 50% ऑफ न्यू मदर, जो नया माँ बनती है, उसमें से 50% जो होती है वो अपनी जॉब को छोड़ती है और बस या लीव लेती है, छुट्टी लेती है, उसमें से बस 27% जो है रिटर्न होती है। मतलब कि मैं ये बोलूं कि हमारे देश की लड़कियां पढ़ती है, बहुत मेहनत करती है, और मेहनत करके कंपटीशन फेस करती है, और कंपटीशन फेस करने के बाद बहुत मेहनत, बहुत कंपटीशन फेस करने के बाद जब जाके उनको जॉब मिलती है, जॉब मिलने के बाद उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद जब उनके बच्चे होते हैं, और बच्चे होने के बाद वो 50 बच्चे होने के समय 50% ऑफ महिलाएं छुट्टी लेती है, और छुट्टी लेने के बाद 27% महिलाएं कभी रिटर्न ही नहीं जाती जॉब पे। ये सिचुएशन है। तो मैं सोचती हूँ ये बात कि अगर जॉब छोड़नी ही थी तो इतनी मेहनत करके जॉब लेने का क्या फायदा हुआ। तो हम उस समाज में रहते हैं जिस समाज में अगर कोई जिम्मेदारी आती है तो उस जिम्मेदारी को निभाने का जो पूरा का पूरा कहते हैं ना कि जो जिम्मेदारी निभाएगी वो महिला ही होगी। हालांकि जब बच्चे हुए हैं तो माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी है, पर माता ही सैक्रिफाइस करेगी, माँ ही सैक्रिफाइस करेगी, भले ही वो कितने अच्छे भी जॉब में क्यों ना हो। तो एक चीज तो ये चीज है। और ये चीज के बाद एक पहलू ये है कि हमारे यहाँ महिलाओं का जो वर्क फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है, परसेंटेज है, वो बहुत कम है। दूसरी चीज क्या है, एक चीज और समझते हैं यहाँ पे। अगर कुछ लोग बोले क्या हो गया, महिला तो घर संभाल रही है, क्या दिक्कत है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में 48% जो है महिलाएं हैं, अगर हिंदुस्तान की 48% महिला पीछे रह गई ना, तो हमारे देश को आप कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। एक बार मैं बीसी छाबड़ा सर का मीटिंग सुन रही थी, और बीसी छाबड़ा सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली थी। उन्होंने क्या बोला, वो बोले कि हम, ये अच्छी बात है कि अंबानी सर बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि अमिताभ बच्चन बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि सचिन तेंदुलकर बढ़ रही है, ये अच्छी बात है कि साइना नेहवाल बढ़ रही है, पीवी सिंधु बढ़ रही है, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन कभी भी कोई भी देश 1-2% लोगों के आगे बढ़ने से नहीं चलेगा। अगर आपको पूरी की पूरी कंट्री बढ़ानी है तो कंट्री के पूरे जितने भी लोग हैं, जितने भी एक-एक करके लोग हैं, उनको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपकी कंट्री की ग्रोथ आएगी। तो अगर कंट्री के 48% को आप पीछे छोड़ रहे हैं तो कभी भी ग्रोथ नहीं आएगी। पहली चीज तो ये है कि हमारा वुमेन वर्कफोर्स बहुत कम है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। दूसरी बात क्या करते हैं कि हमारी जो महिलाओं का स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ डेटा मैं आपको दिखाऊंगी जो आपको मोटिवेट करेगी कि किस रोल में आपको क्यों काम करना चाहिए। अगर आप एक चीज देखें तो हमारे हिंदुस्तान में बस 36% जो महिलाएं हैं वही है जो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 36% महिलाएं बस ओनली, यानी कि 64% जो महिलाएं हैं वो बिना पैड के ही अपना जो महावारी होता है, जो मंथली उनका होता है साइकिल जो चलता है, उसमें वो 64% महिलाएं इस्तेमाल नहीं कर रही है। और जब इस्तेमाल नहीं कर रही है तो पता है क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि उसी टाइम पे लगभग 23 मिलियन वुमेन जो है वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है, पढ़ाई छोड़ देती है, जस्ट बिकॉज कि उनका मंथली साइकिल चालू हो गया है। अब सोचिए ये सब चीजें हमें पता नहीं होती, लेकिन जरा सा सोचिए कि हिंदुस्तान में जहाँ पे बहुत ही अभी एजुकेशन के मामले में थोड़ा हम लोग आगे हैं, लड़का लड़की सेम सेम बोलते हैं, बट स्टिल बस इस कारण से उनकी महामारी स्टार्ट होती है, उनको ब्लीडिंग होती है, मंथली उनका ये होता है, उसके कारण से इतनी महिलाएं 23 मिलियन वुमेन जो होती है वो पढ़ाई छोड़ देती है। अब सोचने वाली बात ये है हमारी कि जो चीज हमारे लिए एक चमत्कार है, जो चीज हमारे लिए एडवांटेज है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि एक महिला नया जीवन का सर्जन कर सकती है, नया जीवन दे सकती है और उसी का कारण उसको पीरियड्स आते हैं। बट यही गर्व वाली भावना आज हमारे अंदर जो है गलत भावना कर दी है, हम अपने आप को डिमोटिवेट कर दिए हैं, अपने आप का कॉन्फिडेंस हमारा लो हो जाता है और हम अपने आप को एकदम गलत दृष्टि से देखते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर देते हैं, स्कूल जाना छोड़ देते हैं, बाहर निकलना बंद कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं और सोचिए अगर ये सब चलता रहे तो आने वाले टाइम में कितना खतरनाक होगा। और ये बात सिर्फ इसकी नहीं कर रही हूँ, इसके आगे भी बात करूं तो इसके आगे अगर थोड़ा सा बात करूं तो अगर आपको जान के ये बहुत आश्चर्य होगा कि आज के टाइम पे सर्विकल कैंसर के कारण हिंदुस्तान में 60,000 महिलाएं की डेथ हो जाती है पर साल, पर ईयर, और उसमें से 40,000 महिलाओं की डेथ बस इसलिए होती है क्योंकि वो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती, वो हाइजीनिक नहीं रहती है उस टाइम पे। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में 40,000 महिला मर रही है बस इसलिए क्योंकि उनके पास सैनिटरी पैड उसको नहीं मिल पा रहा, उसको जानकारी नहीं उस तरीके से। अब सोचिए कि यहाँ पे हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब फीमेल कि हम ये सब काम करें, उस तक पहुंचाएं उन सब चीजों को। और यहाँ पे किसोल का जो पैड का मार्केट है वो 75,000 करोड़ का होने वाला है। यस, 75,000 करोड़ का मार्केट होने वाला है, यानी कि ये हमारे लिए इस प्रॉब्लम को खत्म भी करेगा और साथ में हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी लेके आएगा। आप सोचिए कि अगर ऐसा काम, जो काम करके आपका समाज में इतनी बुराइयों को खत्म कर सकता है, किसी को मरने से बचा सकता है और साथ में आपका बिजनेस को भी बढ़ा सकता है। और हम महिलाएं ऐसी होती है कि जो अपने घर में अपने भाई, अपने पेरेंट्स से भी, पिता से भी बात नहीं करती सैनिटरी नैपकिन के बारे में, सैनिटरी पैड के बारे में। तो आपको क्या लगता है, आप पुरुष भाई जितने भी लोग हैं, आप जाके बिजनेस कर लेंगे पैड का जो कि 75,000 करोड़ का मार्केट है? नहीं कर पाएंगे। आपको महिलाओं को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा बिजनेस में, उनको आगे लेके आना पड़ेगा। इनफैक्ट इन्वॉल्व नहीं, इन्वॉल्व तो ऑलरेडी है, उनकी आईडी लगी हुई, वो सामान इस्तेमाल कर रही है। आपको उनको आगे लेके आना पड़ेगा ताकि वो आगे निकले और सिर्फ पैड पर भी काम करे ना। तो पैड तो ऐसा है कि जो हर एक घर में जाएगा, सैनिटरी पैड, और हर एक घर से उसका बिजनेस हर एक महीने का फिक्स अमाउंट आपका निकलेगा। तो उस पे काम किया जा सकता है और उस काम को करके आपको एक सुकून मिलेगा। क्योंकि सुकून इसलिए मिलेगा क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप अभी पैड पे काम कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में कितनी सारी लड़कियां स्कूल नहीं छोड़ेगी, कितनी सारी मौत सर्विकल कैंसर से नहीं होगी, कितने सारे लोग अपना काम नहीं छोड़ेंगे, लगातार आपको काम करेंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये सब तो बात में थोड़ा सा आइडिया दी। अब बात करते हैं कि जो एक मेल भी है और एक फीमेल भी है, दोनों में से ज्यादा काम कौन अच्छे से कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग में। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं छोटा सा आपको टॉपिक देती हूँ। देखिए, अगर फीमेल की बात करें तो ये जो जितना अच्छा काम कर सकती है ना, उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे आप लोग कंपेयर करो तो। क्यों? पहली बात, फीमेल बहुत मल्टी टैलेंटेड होती है, ये एक साथ बहुत सारे काम को संभाल सकती है। और
बीसी छाबड़ा सर बहुत अच्छा बोलते हैं कि अगर वो किचन में काम कर रही है, दूध वाला आ गया तो दूध वाले को भी संभाल लेती है, कपड़ा वाला आ गया कपड़ा वाले को संभाल लेती है, बच्चे को संभाल लेती है, बाई आ गई उसको भी संभाल लेती है, हस्बैंड को कुछ देना है वो भी संभाल लेती है। सोचिए वो एक साथ कितने सारे काम कर लेती है। लेकिन वही मेल को बोला जाए तो वो एक साथ उतने सारे काम नहीं कर सकते। फीमेल जो होती है शादी के बाद दूसरे घर में जाती है और दूसरे घर में एकदम अनजान घर में भी जाके तुरंत रिश्ता बिल्ड कर लेती है और दोनों घर को संभाल लेती है। यानी कि जो महिलाएं होती है वो मल्टी टैलेंटेड होती है, रिश्ता अच्छे से बिल्ड कर पाती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, प्लान अच्छे से दिखा सकती है क्योंकि उनका कम्युनिकेशन अच्छा है, रिश्ता बिल्डिंग अच्छी है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है, ऐसे बहुत सारे कारण है कि महिला बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकती है। इसमें पूरा का पूरा टॉपिक लिया जा सकता है, इसमें मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेती हूँ। तो फीमेल बहुत अच्छा से, एक तो उनके पास वो टैलेंट होता है, जो जो स्किल चाहिए बिजनेस करने के लिए वो स्किल ऑलरेडी उनके पास होती है, तो आराम से वो कर सकती है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, हमें ये देखना होगा कि आज के टाइम पे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे कि काम हो रहा है। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है वेलनेस का। 36% जो टर्नओवर है पूरा ग्लोबल सेल जो होता है डायरेक्ट सेलिंग में, वो वेलनेस से होता है। एंड 26% सेकेंड पोजीशन पे जो है वो कॉस्मेटिक का है। अब थोड़ा सा बात ये करूं कि वेलनेस के जो भी प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, न्यूट्रीचार्ज किट्स का हमारा एक फाइल है और न्यूट्रीचार्ज किट्स का फाइल, एक घर में 2 आदमी जाते हैं, एक पुरुष जाते हैं, वो न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में बताते हैं, बहुत समझाते हैं, बहुत नॉलेज देते हैं, सब कुछ देते हैं, और वहीं पे एक फीमेल जाती है, वो भी सेम नॉलेज देती है, इनफैक्ट थोड़ा कम भी देती है और साथ में बोलती है कि ये आप अच्छे से लो, मैं अपने घर में मेरे भाई को भी देती हूँ, मेरा या बड़ी है अगर वो उनके बच्चे हैं तो मैं अपने बेटे को भी देती हूँ। अब सोचिए एक मेल गया है न्यूट्रीचार्ज किट्स को लेकर और एक फीमेल गई है न्यूट्रीचार्ज किट्स को लेकर, आपको क्या लगता है किस पे ज्यादा ट्रस्ट होगा? ऑब्वियसली फीमेल पे ज्यादा ट्रस्ट होगा इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि जैसे वो बोली ना कि मैं अपने बच्चे को यही प्रोडक्ट देती हूँ, तो एक माँ का ट्रस्ट, एक पिता का ट्रस्ट उस पर ज्यादा होगा, वो ज्यादा अच्छे से सेल कर पाएगी। और वेलनेस का जो प्रोडक्ट होता है वो एक प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, लोगों को नीड बताना पड़ता है कि आपको वो नीड चाहिए, और एक फीमेल जिस तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है, कम्युनिकेशन उसका जितना अच्छा होता है वो एक मेल का कंपेरेटिवली पूरा कम होगा, ट्रस्ट बिल्डिंग उतना अच्छा नहीं हो सकता, रिश्ता उतना अच्छा से नहीं हो सकता, तो फीमेल जो है इसको ज्यादा अच्छे से कर सकती है। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ कि मेल नहीं कर सकते, ऑलरेडी आप लोग काम कर ही रहे हैं, बस मैं ये बोल रही हूँ कि अगर फीमेल करना चाहे तो बहुत अच्छा कर सकती है। और ये जो कॉस्मेटिक है, पर्सनल केयर है, ये तो पूरा महिला का ही कब्जे का है, कॉस्मेटिक सबसे ज्यादा महिला ही यूज करती है, पर्सनल केयर सबसे ज्यादा महिला यूज करती है। मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे ज्यादा सेल होता है वो ऐसे प्रोडक्ट से होता है जो प्रोडक्ट है ही महिलाओं का, उस पर कितना अच्छे से काम करके वो कर सकती है। बस दिक्कत ये है कि हम लोग अभी तक जागे नहीं हैं, बस हम लोग अच्छे से निकले नहीं है काम करने के लिए, और बस यही दिक्कत होती है। अगर थोड़ा सा और बात करूं, जो प्रोडक्ट के बारे में बोली थी, ये सारा का सारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा है, और ये प्रोडक्ट भी हम सब प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और सब प्रोडक्ट पे ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो अभी बस लास्ट पोजीशन पे हैं हम लोग इस मीटिंग के। अभी थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं जब काम स्टार्ट की थी तो एज कम थी, उम्र कम थी, सीखने पे मैंने ध्यान दिया, और सीखने पे ध्यान देके मैंने बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। जैसे मैं फ्री होती थी तो मैं गूगल पे सर्च करती थी कि सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है, टर्नओवर कितना होता है, इस तरीके का मेरा सर्च हिस्ट्री रहा है। गूगल पे सर्च करती थी और गूगल पे सर्च करके मैं अपने क्लाइंट को बताती थी कि सर पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाला कौन है, नेटवर्क मार्केटिंग से कितना इनकम आता है। और उस टाइम पे मुझे ना गिनना पड़ता था ये क्या है, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट आती थी। तो इससे मेरा विजन क्लियर होता गया। तो उसके बाद मैं काम कैसे करना, उस टाइम पे मुझे लोगों से बात करना नहीं आता था, कोई ऐसे मना कर दिया तो उसमें दिक्कत होती थी, बच्चे समझ के डांट दिया कि क्या क्या फालतू काम कर रही हो। और तभी मेरा स्कॉलरशिप मुझे मिल रही थी कॉलेज से, तो कॉलेज के बहुत सारे सीनियर लोग ऐसे बोलते थे कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है, तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए, मैं कंप्लेन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ऐसे सब रिजेक्शन, ऐसे सब बातों को सुनते दोस्त लोग का सर्कल छूट गया, क्योंकि जब दोस्त लोगों का बर्थडे पार्टी होता था, ये होता था, वो होता था, तो उस टाइम पे मैं बाहर फील्ड में काम कर रही होती थी, दोस्त का सर्कल पूरा एकदम मतलब छूट गया एकदम। लेकिन जो उससे सर्कल मिला वो बहुत ही अच्छा मिला। तो सीखने पे ध्यान दी, और उस टाइम पे जब मेरी सैलरी मेरी आरसीएम से जो कमीशन थी वो 20,000 रुपए की थी, 20,000 28,000 रुपए की थी। उस टाइम पे मैंने 30,000 का कोर्स मैंने ज्वाइन किया था डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, ताकि मैं ज्यादा अच्छे सीख के ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल तरीके से काम करूँ। अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा से मैं सीख रही हूँ, संतोष नायर से सीख रही हूँ, आईटी खड़गपुर से मैंने 2-3 कोर्सेस किए हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, लीडरशिप पे मैंने कोर्स किया है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे मैंने कोर्स किया है। जितने भी बिजनेस के चैनल होते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हो या ना जुड़े हो, बिजनेस कैसे करता है उसको सुनना है तो उसको मैं सुनती रहती हूँ। और ऐसे बहुत सारे मैंने
सीखने पे पूरा का पूरा ध्यान देके मैंने काम किया। लेकिन इतना सीखने पे ध्यान दी और इतना ज्यादा काम कर पाए, उसके पीछे एक ही तरीका था, वो था एक ही कारण था, वो था मेरा मिशन जो था वो क्लियर था, वो मिशन क्लियर था। हालांकि अभी मैं बात की कि हाँ मुझे 40 साल काम नहीं करना था, ये नहीं था, बट उसके साथ में एक अंदर में ये भी चाहत थी कि अगर इंसान के रूप में आई हूँ, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, बोलने के लिए मुंह दिए हैं, थोड़ा ठीक ठाक दिमाग दिया है, अगर इतना सब कुछ देने के बाद भी सिर्फ अपने ही शरीर के बारे में सोचती रही, अपने ही बारे में सोचती रही, तो शायद मैं भगवान ने जो मुझे जीवन दिया उसके साथ जस्टिस नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे थोड़ा और सोचना चाहिए। और उसके बाद मुझे आरसीएम मिला, और आरसीएम टोटली टीम बिल्डिंग का है, तो टीम से प्यार होता गया, और टीम से प्यार होता गया, और टीम के बारे में सोचने लगी, अलग अलग लोगों के बारे में सोचने लगी। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में आके अगर आप 2 साल से ज्यादा टाइम से हैं, 2 साल 3 साल से, और अभी भी आप में ये मिशन नहीं आ रहा है, किसी कैब में आप बैठते हो और कैब ड्राइवर को देख के, या टैक्सी में बैठ के टैक्सी के ड्राइवर को देख के आपके मन में एक ख्याल नहीं आ रहा है ना कि काश ये आदमी आरसीएम समझ ले और इसको मैं रॉयल्टी बना दूं, कितना मजा आ जाएगा। ये वाली भावना आनी चाहिए आपके मन में। अगर ये वाला मिशन नहीं है आपके अंदर, तो शायद आप नेटवर्क मार्केटिंग को सही से नहीं समझ पाए हैं। अगर किसी एक गरीब लड़की को देख के आपके मन में ये नहीं आता कि ये लड़की पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन अगर इसको आरसीएम समझ में आ गया और इसको मदद करके मैं इस काबिल बना पाया कि ये रॉयल्टी स्टार पिन पे चली जाए, और उसके बाद तो अपना बिजनेस संभाल लेगी और इसकी लाइफ बन जाएगी, तो शायद आप नेटवर्क मार्केटिंग को ठीक से नहीं समझे। एक किसान को देख के जो कि दिन भर मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर उनको देख के ये विचार नहीं आता कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट इनके खेत में डलवाऊंगा, और खेत में डलने के बाद जब इनकी लाइफ थोड़ी सी बदलेगी और बहुत सारे किसानों को इकट्ठा करवा के इनका टीम बिल्डअप करूंगा और इसको रॉयल्टी टेक्निकल बनाऊंगा, और ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा लीड करेंगे, अगर उसको देख के एक ख्याल नहीं आता ना, तो आप सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझे हैं। आपका मिशन होना चाहिए उस चीजों पे। जैसे कि मैं बोली किसोल का प्रोडक्ट को लेके मेरा एक अलग मिशन चल रहा है कि हाँ मुझे इस तरीके से काम करना है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना है, यंग लोगों के लिए काम करना है, एक ऐसा देश जिस देश में मैं हूँ 54% अनएम्प्लॉय लोग हैं, नौकरी नहीं उनके पास, उसके लिए काम करना है। और जब आपका मिशन इस तरीके से स्ट्रांग होता जाए ना कि देश के लिए काम करना है, लड़कियों के लिए काम करना है, किसान के लिए काम करना है, बेरोजगार लोगों के लिए काम करना है, अपने से जो छोटे लोग हैं उनके लिए काम करना है, अगर उनको बनाने का मकसद आप में आता है, मिशन आपका आता है, ये चीज आप कर पाते हैं ना, तभी आपका जो लक्ष्य है वो डायमंड तक आप जा पाएंगे। तो ये सब सोचिए। हालांकि देखिए मैं भी आई थी अपने लिए, डायरेक्ट सेलिंग में मैं भी अपने लिए ही आई थी, लेकिन जब मुझे 2-3 साल में यहाँ पे रही, 2-3 साल मैंने देखा, इसका उद्देश्य को समझी, इसके मिशन को समझी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अपने लिए बहुत काम कर लिया, रॉयल्टी तक ही अपने लिए काम करना है, स्टार पिन तक ही अपने लिए काम करना है, ठीक है, स्टार पिन तक आप अपने लिए काम कर रहे हैं बिजनेस, लेकिन स्टार रॉयल्टी के बाद आप खुद के नहीं रहते, आप टीम के हो जाते हैं, आप खुद के नहीं रहते, आसपास के लोगों के हो जाते हैं, उसकी जिंदगी बदलने का निर्णय कर, क्योंकि आज के टाइम पे आपके पास ये है ना, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, किसी बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े इंजीनियर के पास भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हक नहीं है, ये अधिकार नहीं किसी को डॉक्टर बना दे, किसी को इंजीनियर बना दे, लेकिन एक रॉयल्टी अचीवर के पास ये अधिकार है, और ये उसके हाथ में है कि वो किसी को रॉयल्टी अचीवर बना दे। इस चीज को आप किस तरीके से लेते हैं, ये थोड़ा हमें सोचना होगा। तो मुझे नहीं पता कि आज से पहले आपका क्या था आरसीएम करने का उद्देश्य, लेकिन आज के बाद थोड़ा सा इसको बारे में सोचिए। अगर आप रॉयल्टी टेक्निकल नहीं है तो पहले रॉयल्टी पे आइए, अपने लिए काम पहले कीजिए, उसके बाद थोड़ा टीम के लिए काम करना स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद आम लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कीजिए। भले ही आप पैसे के लिए आए पहले, लेकिन हमेशा पैसे पे टिक के रहेंगे तो ज्यादा बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अगर आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो, तो मेरे सारे वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो, मधुसूदी के नाम से, आप यहाँ पे जा सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत फैंटास्टिक मैडम, बहुत 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 अच्छी मतलब